हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के कोर्स की ब्रीफिंग की बात करेंगे कि आपके 11th में इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो साल भर के अंदर, क्या आपके कंटेंट रहेगा, क्या आपकी बुक्स रहेंगी। ठीक है, उन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि 11th इकोनॉमिक्स में एक्चुअल में आप लोग साल भर में क्या पढ़ने वाले हो। चलो, जैसा कि आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है, इकोनॉमिक्स 030 इसका एग्जामिनेशन कोड है। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। अब अगर मैं पहले ये पार्ट ए पार्ट बी की बात करूं, उससे पहले मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लेता हूं कि इकोनॉमिक्स है क्या। देखो, बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट वी शुड नो व्हाई वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे पहले भी आप लोगों ने साइंस 9-10 तक पढ़ी है और उसमें आप लोगों ने ह्यूमन बॉडी के बारे में, केमिकल्स के बारे में, इनोवेशंस के बारे में पढ़ा है। दैट मीन्स साइंस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इनोवेशन, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इनके बारे में आपकी साइंस होती है। इन द सिमिलर मैनर अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे तो हिस्ट्री आपकी जो होती है, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ पास्ट, कि आपके पास्ट में क्या कंडीशन थी कंट्री की, हमारी खुद की कंडीशंस क्या थी और कंट्रीज की कंडीशंस क्या थी। दैट इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, की किसने हम पे रूल किया, कौन कब तक हम पे बेसिकली राज करके रहा। दैट इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। इन दिस सिमिलर मैनर इकोनॉमिक्स का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव वी स्टडी इकोनॉमिक्स। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि हम अपनी जितनी भी जो इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे आज मेरा मन कर रहा है कि भैया मर्सिडीज लेके आना या फिर ऑडी लेके आना, डेफिनेटली आई एम अनेबल टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर विश। द रीजन इज मेरी सैलरी मुझे अलाउ नहीं कर रही है, भैया पैसे ही नहीं आ रहे मेरे पास इतने कि मैं मर्सिडीज लेके आऊं या ऑडी लेके आऊं। तो दैट मीन्स रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, जबकि वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। आज से 5 साल पहले की, 4 साल पहले की अगर आप बात करोगे तो मैं 10,000 रुपए कमा रहा था तो भी खुश था। आज मैं 40,000 50,000 कमा लूं तो भी खुश नहीं हूं। दैट शोज कि भैया भले ही मेरी इनकम बढ़ गई बट इनकम के साथ साथ मेरे खर्चे भी उस हिसाब से हो गए। तो मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं जबकि वांट्स अनलिमिटेड हैं। ठीक है, एंड फॉर मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर गैप वी हैव इकोनॉमिक्स विद अस। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर। और रिसोर्सेज भी कौन से, स्केयर रिसोर्सेज, कि जिन रिसोर्सेज की कमी है उन रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करना सो दैट वी कैन सेटिस्फाई मैक्सिमम ऑफ आवर वांट्स। देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल दी वांट्स, सारी वांट सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल है, बट इट इज पॉसिबल टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स। सब कुछ अचीव करना, सारी वांट्स पूरी करना इम्पॉसिबल है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। बट सारी में से ज्यादा वांट्स फुलफिल करना पॉसिबल है, क्योंकि रिसोर्सेज हैं तो सही, लिमिटेड है बट है तो सही। तो उसी के लिए हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स है। अब क्लास 11th इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए डील्स विद स्टैटिस्टिक्स। आप लोग सभी इस टर्म से वाकिफ हैं बिकॉज आपके 10th की मैथमेटिक्स के अंदर ये स्टैटिस्टिक्स जो है आती है, बट वहाँ बिल्कुल छोटा सा 2-3 चैप्टर्स के अराउंड होते हैं, आपके शायद 2 चैप्टर होंगे जैसा। बट यहाँ अगर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की तो यहाँ पर एक पूरी बुक है हमारी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। हाँ, घबराइए मत, जो आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं सब कुछ सिमिलर वैसा ही है। हाँ, उससे टिपिकल कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली चीजें उसी लेवल की हैं और कुछ 2-4 चीजें नहीं यहाँ पे एड ऑन हो गई है पार्ट ए के अंदर। तो पार्ट ए से हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हो पार्ट ए के अंदर। सबसे पहला जो आपका यूनिट होगी, देखिए मैंने एक्चुअल में जो यहाँ पर आपको कोर्स का डिफरेंशिएशन कर रखा है, कोर्स को डिवाइड जो कर रखा है वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग कर रखा है, बिकॉज जो भी मार्किंग डिसाइड करता है सीबीएसई वो हमेशा यूनिट्स के अकॉर्डिंग करता है, चैप्टर वाइज कभी भी मार्किंग डिसाइड नहीं होती है। दूसरी चीज, अभी हम लोग यहाँ यूनिट वाइज मार्किंग देखेंगे, बट जर्नली स्कूल्स के अंदर बिकॉज 11 जो होता है इंटरनल मैटर होता है, तो जर्नली स्कूल्स अपने अकॉर्डिंग जो मार्किंग होती है वो डिसाइड कर लिया करते हैं। हालांकि हम लोग जो जर्नल सीबीएसई की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को देखते हुए मार्किंग का ध्यान रखेंगे।
जैसे पहला चैप्टर, पहले ही जो यूनिट है आपकी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स, क्या इसकी जरूरत है, दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला चैप्टर जो होगा आपका वो इसी से डील करेगा, फर्स्ट यूनिट। सेकंड जो यूनिट है दैट डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स को ही हम लोग, जो डेटा होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, उसी की स्टेजेस को डिवाइड कर दिया, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, कि सबसे पहली चीज आप डेटा क्या होता है, कैसे डेटा को कलेक्ट करोगे, क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं, मेथड्स क्या हैं डेटा के कलेक्शन के, ऑर्गेनाइजिंग कैसे की जाएगी डेटा की, और डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा। जैसे थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन तो आप लोग सीख के आए हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप लोगों ने सभी ने, बार ग्राफ्स, बार डायग्राम जैसे आप बोलते हो, पाई चार्ट्स आपने अपनी बुक्स वगैरह के अंदर देखे होंगे, तो कुछ थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी पता है, कुछ थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ एडिशन में पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम जैसे आप पढ़ के आए हो। तो प्रेजेंटेशन में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि एक डेटा को कैसे, एक न्यूमेरिकल डेटा को आप कैसे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज योर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लगभग इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो ज्यादा आपके थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड यूनिट दैट डायरेक्टली डील्स विद थ्योरी पोर्शन ऑफ द बुक। ठीक है, तीसरा जो आपकी यूनिट आती है स्टैटिस्टिकल टूल्स। ये स्टैटिस्टिकल टूल्स के अंदर आपके पूरा जो है कॉन्सेप्चुअल यानी कि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, लाइक सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, तीनों ही चीजें आप लोग 10th के अंदर पढ़ के आते हो मैथमेटिक्स के अंदर। सेम चीजें, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन मेथड कॉपी पेस्टेड है यहाँ पर। ठीक है, तो मीन, मोड, मीडियन की कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा साइंस में आप लोगों ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा है, बट उस डिस्पर्जन की बात नहीं। डिस्पर्जन का जो एक्चुअल मतलब होता है डेविएशन, कि एक जो स्टैंडर्ड हमारा डिसाइडेड होता है, एक आउटपुट जो हमारा डिसाइडेड है। फॉर एग्जांपल कि जैसे इस साल मैं सोच के बैठा हूं कि भैया कम से कम नहीं तो एटलीस्ट 2 लाख रुपीज पर एनम मुझे निकालने हैं इस ईयर भी, तो दैट इज, वो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट है। और अगर मैं 2 लाख अचीव कर लेता हूं तो देयर इज नो डेविएशन, बट 2 लाख से ज्यादा या 2 लाख से कम अचीव करता हूं तो डेफिनेटली देयर इज अ डेविएशन, चेंजेस हैं। डेविएशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, चेंज। तो भैया डेविएशन है, 2 लाख से ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन है, 2 लाख से कम हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन है। तो डिस्पर्जन के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो चीज। थर्ड वन इज कोरिलेशन। कोरिलेशन की अगर आप बात करोगे तो इस कोरिलेशन वाले चैप्टर में से भी एक्चुअल में यहां से भी कुछ डिलीट हुआ है इस साल, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक कुछ पोर्शन यूनिट्स में से डिलीट किए गए हैं, जिसमें जो सबसे मेजर डिलीशन है, ठीक है, हालांकि हमारे काम का है वो टॉपिक, बट सीबीएसई ने इस ईयर उसको डिलीट कर दिया है, दैट इज द चैप्टर कोरिलेशन। उस कोरिलेशन में से, एक्चुअल में कोरिलेशन डिलीट नहीं किया, कोरिलेशन में से कुछ पार्ट्स डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, और आप बात करोगे जैसे रेंज क्या होती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, इवन डिस्पर्जन वाले में से मेजर पार्ट डिलीट किया, आपकी रेंज का, इंटर क्वार्टाइल रेंज का, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, ये कुछ पोर्शन डिलीट किए गए। कोरिलेशन में से एक मेथड हुआ करता है स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन, उसको हटा दिया गया है। एज सच इतना यूजफुल वो नहीं है, बट डेफिनेटली सीबीएसई ने ये ध्यान में रखते हुए उस पोर्शन को इस बार हटा दिया गया है। तो अगर आप यहाँ मार्किंग देखोगे, यहाँ मार्किंग में आपको नजर आएगा पहली और दूसरी यूनिट मिला के 13 मार्क्स की है, जबकि थर्ड यूनिट जिसके अंदर मीन, मोड, मीडियन, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये सारे आपके चैप्टर्स आएंगे, वो लगभग 27 मार्क्स की है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ठीक है, अब आपके स्कूल्स इस क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज 11 जो होती है पूरी इंटरनली स्कूल्स के हाथ में होती है, तो डेफिनेटली दे कैन चेंज दिस बाइफर्केशन, दे कैन चेंज दिस डिवीजन। हो सकता है वो इसको 10 की कर दे, इसको 30 की कर दे, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स में बेसिकली आप लोग पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। स्टैटिस्टिकल टूल जो होगा आपका वो पूरा क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा, यानी कि यहां आप चीजें कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये था आपके पार्ट ए के बारे में। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स
बेसिकली इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्मॉल लेवल पे डील करती है। तो उस माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करेंगे। अभी क्या होती है एक्चुअल में, हमारी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो इसी पोर्शन से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। यहां पर आपके सब कुछ कॉन्सेप्चुअल होगा, यानी कि नथिंग इज लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन विच इज ऑफ क्रेमिंग टाइप, ठीक है, कि आप रट के पास हो जाओ। यहां पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। अब इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करो तो जो पहला आपका चैप्टर आ जाता है दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इस बार सीबीएसई ने वही कोरोना वायरस के चलते यहां से भी एक मेजर बहुत बड़ा टॉपिक पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हटा दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो था उसका पीपीसी का वो रिमूव कर दिया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 2020-21 के जो सेशन आया है उसके लिए। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये हम लोगों के कितनी यूजफुल है। दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकंड वन इज कंज्यूमर बिहेवियर। नाम बड़ा सुना सुना है कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर का मतलब क्या, हम जैसे लोग, देखो वी आर दी वंस हु आर कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स। जैसे अभी मैं आप लोगों को टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं तो आई लाइन दिस प्रोड्यूसर सेक्टर। वहीं चीजें जब मैं कंज्यूम करता हूं, कंज्यूम करने का मतलब एक चीज और याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है कंजम्पशन मीन्स ओनली टू ईट। नो, कंजम्पशन मीन्स टू यूज द थिंग्स। इट कैन बी ईटिंग, इट कैन बी यूजिंग ऑफ थिंग्स। लाइक जैसे मैं ये मोबाइल फोन, बोर होता हूं तो ये मोबाइल फोन चला लेता हूं, तो भैया ये मोबाइल फोन भी मैं क्या कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं। इन दिस सिमिलर मैनर भैया आप लोग अभी मेरी टीचिंग सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो, तो consumption never implies only eating, consumption means to use the things। तो कंज्यूमर बिहेवियर में आप क्या पढ़ोगे कि एक कंज्यूमर जो होता है अपने कंजम्पशन को कब रोकता है। आज आप लोग जैसे मोबाइल फोन चलाते चलाते कई बार बोलते हो कि यार अब बस बहुत हो गया, बोर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, मोबाइल चलाते चलाते दिन भर हो गया। मूवी देखते देखते, टीवी देखते देखते कई बार बोलते हो, खाना खाते हो जब तीसरी या चौथी चपाती आते आते बोलते हो हाँ पेट फुल हो गया अब नहीं खाना। दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन, कि एक कंज्यूमर चीजों को कंज्यूम करना कब छोड़ता है, कब वो अपने कंजम्पशन के ऊपर ब्रेक लगा देगा कि हाँ बहुत हो गया आज के लिए, काफी है। दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक कंज्यूमर कब अपने कंजम्पशन को रोकता है। देखो पहली चीज एक दिमाग में फिट रखिएगा, whenever we will be talking about a consumer, the prime objective, the major objective, the main objective of the consumer is to maximize satisfaction only। अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर की जहां कहीं भी वांट, जहां कहीं भी उसकी नीड्स मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाएगी, उस पॉइंट को क्या बोल दिया जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल दिया जाएगा। अब कंज्यूमर बिहेवियर में ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं दैट इज डिमांड। ऑब्वियस सी बात है, इट इज द कंज्यूमर हु डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की को कंज्यूम करने की विलिंगनेस शो करता है, उस विलिंगनेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड। जैसे कई बार आप अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हो कि नहीं अगर इस बार मेरे अच्छे नंबर आ गए तो भैया मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए। ठीक है, 10th का रिजल्ट आप सभी वेट कर रहे होंगे, तो आप लोग क्या डिमांड करते हो कि इतनी परसेंटेज आ जाएगी तो भैया इतना परसेंटेज आने पर मुझे ये चाहिए। दैट मीन्स यू आर शोइंग योर विलिंगनेस टू बाय दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। Even if you are not buying, you are showing your willingness, and that willingness is known as demand because you have backup of money part। बाद में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है डिटेल में कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में भी हमारे कोर्स में जो है दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना परसेंट या कितना प्रपोर्शन का चेंज आएगा, उससे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी। फॉर एन एग्जांपल मैं बोले 10 रुपीज प्राइस थी तो डिमांड थी आपके 5 यूनिट्स की, और जैसे ही डिमांड 2 रुपीज हुई, सॉरी प्राइस 2 रुपीज हुई, डिमांड हो गई 10 यूनिट्स की,
तो ये क्या है, बोले प्राइस में 8 रुपीज का चेंज आने से डिमांड में 5 यूनिट से इंक्रीमेंट आया। तो ये चीज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज लेते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का टूल यूज लिया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग दिस चेंज। फिर अगर हम आगे चले तो दैट इज प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। कंज्यूमर की बात कर ली, तो अब बात करेंगे किसकी, प्रोड्यूसर्स की, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया करते हैं। तो यहां पर कुछ चैप्टर्स आएंगे आपके, लाइक प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, कि भैया कॉस्ट क्या होती है, कितने टाइप्स की कॉस्ट होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है। एक चीज याद रखिएगा, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है पूरी शॉर्ट रन पे बेस्ड है, ठीक है। आप लोगों के कोर्स में लॉन्ग रन का कोई भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, हालांकि होता है लॉन्ग रन भी, बट in grade 11th you will not be having any kind of concept relating to long run, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, इनकम के बारे में भी पढ़ेंगे कि कंज्यूमर को इनकम कब होती है, कहाँ से इनकम हो सकती है, कैसे वो इनकम कमाता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ये पीई जो मैंने लिख रखा है, पीई रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। भाई कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तो पढ़ लिया कि जहां कहीं भी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो रही है वो पॉइंट कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इन दिस सिमिलर मैनर प्रोड्यूसर का भी तो कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वो भी तो कहीं आके अपने प्रोडक्शन को रोकेगा कि हाँ अब बहुत हो गया भैया, अब प्रोडक्शन को, अभी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए। तो कब रोकेगा वो, भैया कंज्यूमर वर्क्स फॉर सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, व्हाइल प्रोड्यूसर वर्क्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। आज मैं क्यों आप लोगों को टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूं, टू अर्न मोर एंड मोर सैलरी और वेजेस, ठीक है, वॉट एवर आई एम गेटिंग। तो प्रोड्यूसर, आज कोई भी आपका इंस्टीट्यूट या कोई भी बिजनेस क्यों सेटअप होता है, इवन आप लोग भी कोई बिजनेस डालोगे तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कहां आएगा, यानी कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को कहां रोकेगा, जहां उसे लग जाएगा हाँ आई हैव अचीव द सिचुएशन ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कंज्यूमर विल स्टॉप हिज प्रोडक्शन, दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब डिमांड कर लिया आपने भैया कि मुझे आईफोन चाहिए, तो आईफोन की सप्लाई भी तो होनी चाहिए, यानी कि आईफोन प्रोड्यूस भी तो होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। तो वो जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है आपका, सप्लाई वाला पार्ट है प्रोड्यूसर का, वो भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये यूनिट आपकी खत्म होती है प्रोड्यूसर बिहेवियर की, फिर स्टार्ट होती है आपकी मार्केट की यूनिट, ठीक है, मार्केट बिहेवियर जिसे हम बोलते हैं। मार्केट के अंदर भी दो चैप्टर्स के अंदर आपके डिवाइडेड है, फॉर्म्स एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि मार्केट की क्या क्या फॉर्म्स है। पहली चीज मार्केट क्या होता है, बोले मार्केट इज अ सिस्टम वेयर द एक्सचेंज मैकेनिज्म इज परफॉर्म्ड। मेक दिस थिंग वेरी क्लियर दैट मार्केट इज नॉट अ प्लेस, क्योंकि जब से ऑनलाइन मार्केटिंग आई है देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। यू कैन सेल ऑल योर प्रोडक्ट्स बाय सिटिंग एट होम ओनली, ठीक है, एक फोटो खींची, अपलोड की, सेल आउट कर दिया। तो दैट मीन्स मार्केट इज नॉट अ प्लेस, प्लेस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है मार्केट। मार्केट क्या है, एक सिस्टम है जहां पर एक्सचेंज मैकेनिज्म परफॉर्म होता है, बाइंग और सेलिंग की जाती है, ठीक है, उसे मार्केट बोला गया। उसकी फॉर्म्स देखेंगे हम लोग, कुछ फॉर्म्स हैं, हालांकि इसमें से भी 2 फॉर्म्स सीबीएसई ने इस ईयर के लिए हटा दी है। इधर इवन रेवेन्यू से भी कुछ पोर्शन डिलीट किया है। क्या डिलीट किया है अभी बताऊंगा, अभी तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आप लोगों ने वो चीजें पढ़ी ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपके समझ में नहीं आएगी। बट हाँ, इधर भी आपके मार्केट की कुछ फॉर्म्स को हटा दिया गया है, तो हम लोग उनके बारे में इस ईयर नहीं पढ़ेंगे। हालांकि जब पढ़ेंगे हल्की फुल्की मैं ब्रीफिंग दूंगा, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग ओनली जस्ट टू पास ग्रेड 11th, बिकॉज आपने कॉमर्स फील्ड चूज की है या ह्यूमैनिटीज फील्ड चूज की है या साइंस फील्ड चूज की है, उसमें सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लिया है, तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के लिया होगा फ्यूचर के हिसाब से, और डेफिनेटली वो सारे कॉन्सेप्ट फ्यूचर में भी आएंगे। तो डेफिनेटली वी विल बी स्टडिंग अबाउट दोज फॉर्म्स, बट नॉट इन अ डिटेल, बट इन अ सिंपल एंड ब्रीफ मैनर, ठीक है। फिर लास्ट में भैया कंज्यूमर का बिहेवियर में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकाल लिया, प्रोड्यूसर बिहेवियर में प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम निकाल लिया। अब बेचारे मार्केट को अकेला थोड़ी छोड़ेंगे, मार्केट का भी इक्विलिब्रियम निकालेंगे, और इस मार्केट इक्विलिब्रियम के थ्रू ही हम लोग कमोडिटीज की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कि एक कमोडिटी की प्राइस क्या होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, मेरे इस मोबाइल फोन की प्राइस क्या होनी चाहिए, वो डिटरमाइन कैसे किया जाता है,
मार्केट इक्विलिब्रियम के थ्रू विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि भैया एक कमोडिटी की मार्केट के अंदर डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई कितनी हो रही है मार्केट के अंदर, बाय दिस वी डिटरमाइन द मार्केट इक्विलिब्रियम इन द मार्केट इन द इकोनॉमी। हाँ जी, अब बाइफर्केशन मार्क्स के डिवीजन की बात करें तो मार्क का डिवीजन कुछ ऐसा है, पहली यूनिट जो है 4 नंबर की है, ठीक है। दूसरी यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर ये 3 मेजर आपके पार्ट चलेंगे। एक्चुअल में ध्यान रखिएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की भी 2 अप्रोचेस हैं, ठीक है, तो ये लगभग आपके 13 मार्क्स की हैं। प्रोड्यूसर बिहेवियर भी ऑलमोस्ट सेम वेटेज है दोनों का, भाई कंज्यूमर को 13 नंबर दिए हैं, प्रोड्यूसर को कैसे नाराज कर सकते हैं, प्रोड्यूसर के लिए भी 13 नंबर है, दैट इज 13 नंबर का ही वेटेज यहाँ पर भी है, और 10 नंबर का वेटेज आपके मार्केट इक्विलिब्रियम और फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाली यूनिट का हो गया। अगर आप देखोगे पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स कितने की है, 40 की, पार्ट बी जो आपकी माइक्रो है वो कितने की है, 40 मार्क्स की। तो इन टोटल आप लोगों के मार्क्स कितने हो गए, इकोनॉमिक्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 80, बचा हुआ 20 कहाँ गया, बोले बचा हुआ 20 प्रोजेक्ट वर्क के अंदर चला गया। प्रोजेक्ट वर्क क्या है, वो हम लोग बेसिकली ये जो टॉपिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, इन टॉपिक्स में से ही कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करके यू हैव टू प्रिपेयर अ फाइल, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फाइल जो भी आपका इंटरनल होगा, बिकॉज 11th में ऐसा कोई एक्सटर्नल्स नहीं होते हैं, तो इंटरनल ही आपसे वाइवा लेता है आपका, ठीक है, उस फाइल से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा जो कोर्स था उसकी ब्रीफिंग थी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट बी से, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग कुछ पोर्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें तो उससे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, अभी जब इकोनॉमिक्स के बारे में स्टार्ट किया था हम लोगों ने, कि इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कहलाती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हिच हेल्प्स इन मैनेजिंग scarce resources in such a manner through which we can satisfy maximum wants, कि भैया scarce resources का रैशनल मैनेजमेंट हो। रैशनल का मतलब कि लॉजिकल हो, ऐसा मैनेजमेंट हो जिसके थ्रू हम लोग हमारी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई की जा सके। उस सब्जेक्ट मैटर को क्या बोला गया, इकोनॉमिक्स। तो मैं डेफिनेशन एक बार आप लोगों को समझा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, प्लीज कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। दैट इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड व्हिच हेल्प्स अस इन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज so that maximum of our wants can be satisfied। कि भैया इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्केयर रिसोर्सेज का रैशनल मैनेजमेंट करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारी वांट सेटिस्फाई की जा सके, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब इस इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करोगे तो इस इकोनॉमिक्स के एक्चुअल में 2 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो, सेकेंड वन इज मैक्रो। माइक्रो वाला जो पोर्शन है इस साल आपके कोर्स में है 11th क्लास में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का, ग्रेड 12th का आपके पार्ट बनती है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पहली चीज, ये जो टर्म माइक्रो है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। ऐसे ही आपका ये इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से ही आया है, ठीक है। ये माइक्रो भी आपके ग्रीक वर्ड से आया है, इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से आया है। इकोनॉमिक्स का जो ग्रीक वर्ड है वो है ओइकोनॉमिक्स, ओइकोनॉमिक्स या ओइकोनॉमिया, ठीक है, इसको ओइकोनॉमिया भी बोलते हैं।
वेयर ओइक रिप्रेजेंट्स OIK, ओइक रिप्रेजेंट्स हाउसहोल्ड। ठीक है, ओइक का मतलब क्या होता है? हाउसहोल्ड, वाइल नोमिया रिप्रेजेंट्स मैनेजमेंट। इस नोमिया का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। तो बोले हाउसहोल्ड्स के मैनेजमेंट को क्या बोल दिया जाता है? इकोनॉमिक्स बोल दिया जाता है। हाउसहोल्ड मतलब इट इज अस ह्यूमन बींग्स, और आप बोलो कंज्यूमर्स, उस कंज्यूमर्स के मैनेजमेंट को ही क्या बोल दिया गया? इकोनॉमिक्स बोल दिया गया। दैट इज ओइकोनॉमिया। ओइकोनॉमिया को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वेयर ओइक मींस हाउसहोल्ड व्हाइल नॉमिया मींस मैनेजमेंट। अब इसी की बात करें हम लोग, बिकॉज ये 1 मार्क्स के अंदर आपसे काफी बार पूछा जाता है कि भैया इकोनॉमिक्स किस वर्ड से अराइज हुआ है? ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया या ओइकोनॉमिक्स से अराइज हुआ है, जिसका मतलब ओइक का मतलब हाउसहोल्ड और नोमिया का मतलब मैनेजमेंट होता है। दूसरी चीज बोले माइक्रो और मैक्रो टर्म किसने दिए थे? तो बोले माइक्रो और मैक्रो टर्म रेगनार फ्रिंच ने दिए थे। ठीक है, ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ये पहली बार आपके माइक्रो और मैक्रो टर्म कॉइन किया था। वेयर माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब स्मॉल होता है, और मैक्रो इसका भी एक ग्रीक वर्ड है मैक्रोज, ठीक है, जिसका मतलब होता है लार्ज। ये आपके बेसिक सी बात हुई। अब हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? फॉर दी रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई मैक्सिमम ऑफ आर वांट्स। तो भाई इस चीज को ही हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लिंक करते हैं, और हमारा जो पहला टॉपिक होगा आज, इसके बाद इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बाद जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो टॉपिक है वो क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी। ठीक है, as we all know that the resources are limited while the wants are unlimited, so we have a problem called economic problem या scarcity, यानी कि रिसोर्सेज की कमी होना। scarcity implies lack of resources। अच्छी बात है, रिसोर्सेज की कमी है, तो भैया सोच समझ के इस्तेमाल किया करो। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की क्या है? कमी है। We have lack of resources, we have scarcity of resources. Along with the scarcity of resources, the resources have alternative uses. क्या है? lack of resources के साथ साथ resources के क्या हैं? alternative uses भी हैं। resources are scarce as well as they have alternative uses. alternative uses का मतलब क्या हुआ? they have more than one use, and because of this we have a problem called problem of choice। आज रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं ही हैं, साथ ही साथ उन लिमिटेड रिसोर्सेज के काफी सारे यूसेज हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है? बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, की एक ही रिसोर्सेज के काफी सारे यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये 1000 रुपीज है, ठीक है, इस 1000 रुपीज के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। बहुत सारे यूजेस का मतलब, फॉर एग्जांपल इस 1000 रुपीज से मैं स्टेशनरी परचेज कर सकता हूं, ठीक है, इस 1000 रुपीज से मैं पेट्रोल फिल करा सकता हूं अपनी गाड़ी के अंदर, इस 1000 रुपीज से मैं भाई पिज्जा ऑर्डर कर सकता हूं, क्योंकि अभी टेक अवे ही चल रहा है भैया, तो डेफिनेटली ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। तो इस 1000 रुपीज के काफी सारे यूसेज हो गए। क्या क्या? स्टेशनरी परचेज की जा सकती है, या तो मान लो बुक्स आ गई 1000 रुपए की, या 1000 रुपए का मैंने मेरी कार में पेट्रोल डलवा लिया, या 1000 रुपए का मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। दैट मीन्स इस 1000 रुपए के ही काफी सारे यूजेस है। इन द सिमिलर मैनर मिल्क के बहुत सारे यूज होते हैं। आप कर्ड बना लो उससे, पनीर बना लो उससे, ठीक है, और अगर आप बात करोगे बटर के लिए यूज हो जाता है आपके। दैट मीन्स एक ही गुड के, एक ही रिसोर्स के काफी सारे यूजेस होते हैं। तो बोले स्केयर तो है, लिमिटेड तो है कि सिर्फ 1000 रुपए है, साथ ही साथ
काफी सारे उसके यूसेज भी हैं। तो स्कैरसिटी और उसके साथ साथ हमारे एक ही रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, यानी कि एक से काफी ज्यादा यूजेस है, जिसकी वजह से वी हैव टू फेस अ प्रॉब्लम कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दैट मींस नाउ वी हैव टू डिसाइड वेयर वी वॉन्ट टू स्पेंड दीज 1000 रुपीज। भैया आपको डिसाइड करना होगा कि 1000 रुपए स्टेशनरी बुक्स लाने में, क्योंकि भाई सेशन स्टार्ट ही हुआ है तो डेफिनेटली बच्चे के दिमाग में होगा भैया बुक्स परचेज कर सकते हैं। और अगर कोई मेरे जैसा घूमने वाला होगा तो वो सोचेगा यार गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल वैसे ही बढ़ रहा है, 1000 रुपए का पेट्रोल डला लेते कहीं घूम आएंगे दूर तक। और मेरे जैसा जो फूडी इंसान होगा तो वो भी ये सोचेगा कि भैया हाँ पिज्जा परचेज कर लेते हैं यार, काफी टाइम हो गया खाए, लॉकडाउन में खाया भी नहीं है तो पिज्जा से एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स कि आपके एक इस 1000 रुपए के ही काफी सारे यूसेज हैं। अब देखो मुझे सोचना ही क्यों पड़ रहा है, व्हाई आई हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बिकॉज आई हैव ओनली 1000 रुपीज। अगर इसके आगे इंफिनिटी तक जीरो लगा दूं, ऐसे ये जीरो लगाए जाऊं इंफिनिटी तक, तो क्या मुझे सोचना पड़ेगा कि बुक्स लाऊं या फिर पेट्रोल भराऊं या फिर पिज्जा परचेज करूं? नो, आई डोंट हैव टू थिंक। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही तो है, बोले रिसोर्सेज लिमिटेड है भाई। रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से आई हैव टू थिंक whether I have to spend these resources on purchasing stationery, whether I have to use these resources for filling my tank, ठीक है, whether I have to use these resources for purchasing pizza। तो भैया ये डिसाइड करना होगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो गई। अब इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का डेफिनेटली इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली देयर इज अ सॉल्यूशन टू। अगर आज आप भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। आपके पास नहीं होगा, आप अपने मम्मी पापा के पास जाते हो, फ्रेंड्स के पास जाते हो, बट डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है तो उसका किसी ना किसी ने सॉल्यूशन भी सोचा होगा। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई, इसका क्या सॉल्यूशन है भाई? मेरे जैसा इंसान तो इन दो पे खर्च करेगा, या तो पिज्जा पे या पेट्रोल पे। बट आप लोग क्योंकि सभी पढ़ने वाले हो तो आप हो सकता है स्टेशनरी पे खर्च करो। दैट मीन्स इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का आंसर फिक्स नहीं है कि नहीं भैया स्टेशनरी पे ही खर्च होगा या पेट्रोल पे ही खर्च होगा या पिज्जा पे ही खर्च होगा ना। इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा इसका आंसर। अगर किसी को बहुत भूख लग रही है, बहुत तलब है उसकी कि नहीं मेरे को तो काफी टाइम हो गया लॉकडाउन में, इतने टाइम से भाई पिज्जा वीजा कुछ भी नहीं खा और भूख भी आज बहुत तेज लग रही है, खुद बनाने का मन नहीं है, घर पे भी कोई नहीं है बनाने वाला, तो भैया वो पिज्जा पे खर्च करेगा 1000 रुपए, क्योंकि उसकी ज्यादा से ज्यादा वांट्स सेटिस्फाई होगी बाय परचेजिंग पिज्जा, क्योंकि अभी वो भूखा है। वहीं अगर मैं बात करूं मेरे जैसा इंसान जिसको घूमने का शौक है, तो वो इंसान इस 1000 रुपीज को खर्च करेगा कहां पर? पेट्रोल पर। कि यार पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, डेली क्लास लेने भी जाना होता है, उसके अलावा अगर आप बात करो घूमना फिरना खुद का भी होता है, तो भाई पेट्रोल में ज्यादा अर्जेंसी है तो मैं 1000 रुपए स्पेंड करूंगा पेट्रोल में। और आप जैसा कोई पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो वो खर्च करेंगे स्टेशनरी पे। दैट मीन्स कि एक ही रिसोर्सेज के क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज, रिसोर्सेज मस्ट बी utilized at the place from where we can get optimum utilization of it, optimum utilization of the resources या ऑफ इट, जो भी आप लिखना चाहें, कि हम लोग ऐसी जगह स्पेंड करेंगे 1000 रुपीज को जहां से हमारी ज्यादा से ज्यादा वांट सेटिस्फाई हो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना आप उन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो उतना उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो और आपकी वांट्स ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो। तो आप ऐसे यहाँ पे एड ऑन और कर सकते हो कि रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज एट द प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज सो दैट मैक्सिमम of our wants can be satisfied, maximum of our wants can be satisfied।
क्योंकि आपको अभी अभी पहले भी बताया था कि भैया सारी वांट सेटिस्फाई करना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी वांट सेटिस्फाई कर पाओ, इसलिए आप ऐसी जगह खर्च करोगे जो भी आपकी अर्जेंसी होगी, जो भी आपकी नीड होगी, जहां आपको लगता है कि आपकी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो रही है, उस जगह आप स्पेंड करोगे उस रिसोर्स को। ठीक है, दैट मीन्स ये जो आपकी प्रॉब्लम है, यहां अब इस प्रॉब्लम को मैं डिफाइन करूं, प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कैरसिटी को, तो क्या बोलोगे? बोले स्कैरसिटी along with alternative uses of resources give birth to a problem called problem of choice, and the solution of problem of choice is कि resources must be utilized at the place from where we can get optimum utilization of it so that maximum of our wants can be satisfied। यानी कि इस 1000 रुपए को ऐसी जगह खर्च किया जाएगा जहां से मेरी ज्यादा से ज्यादा वांट सेटिस्फाई हो रही हो। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? ठीक है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअल में अराइज क्यों हो रही है? तो इसके 3 रीजन। पहला क्या? लिमिटेड रिसोर्स की 1000 रुपए ही हैं इस वजह से, या आप बोलो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कुछ भी बोल लो। दूसरा, क्यों अराइज हो रही है? अनलिमिटेड वांट्स है। क्यों? क्योंकि भैया आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, आपको पेट्रोल भी भरवाना है, आपको स्टेशनरी भी परचेज करनी है, पिज्जा भी खाना है, सभी करना है आपको, तो भैया अनलिमिटेड वांट्स है, इस वजह से भी आ रही है ये प्रॉब्लम। साथ ही साथ रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी कि एक ही रिसोर्स के काफी सारे यूजेस है, दैट इज व्हाई ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। मान लो इस 1000 रुपए का एक ही यूज होता कि नहीं भैया 1000 रुपए आप सिर्फ और सिर्फ पिज्जा के अंदर ही यूज कर सकते हो, तो फिर क्या आपको सोचना पड़ता है कि कहां आपको स्पेंड करना है 1000 रुपए को? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, पेट्रोल आप एज ए रिसोर्स रख लो। इस बार हम लोगों ने रुपीज ना रख के क्या रख लिया? पेट्रोल को रिसोर्स माना। तो पेट्रोल का जर्नली, नॉट कंपल्सरी बट जर्नली वर्क जो होता है वो ऑटोमोबाइल यानी कि कार, बाइक, इनको ही रन करने के काम आता है। तो आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि भैया मुझे इस पेट्रोल का यूजेस क्या करना है। घर थोड़ी चलाओगे पेट्रोल से, भैया पेट्रोल से क्या करोगे? गाड़ी चलाओगे यार, भाई कार ले लो, बाइक ले लो, एक्टिवा ले लो। दैट मींस ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है आपका वही रन कर सकते हो आप ज्यादातर, जनरली हाउस होल्ड यही काम में लेता है। तो अगर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज भी नहीं हो, यानी कि एक से ज्यादा यूज नहीं हो, तो भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज नहीं होती है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या 3 रीजन हुए? रिसोर्स लिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स है, और क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस है। दैट मींस ये आपके पूरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन हुआ। आई होप इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर है कि भैया व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब यहां आप इस चीज के लिए, मतलब इस क्वेश्चन का अगर कभी आपको आंसर लिखना हो कि स्कैरसिटी क्या है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें आप कुछ लाइंस, कुछ सेंटेंसेस यूज ले सकते हो फॉर मेकिंग योर आंसर मोर स्टैंडर्डाइज। ठीक है, लाइक स्कैरसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उन सबकी जड़ क्या है? स्कैरसिटी है। अगर रिसोर्स ही लिमिटेड हो जाए तो सोचना ही ना पड़े हमें हर जगह खर्च करें हम, तो स्कैरसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरा, स्कैरसिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मूव्स हैंड इन हैंड या मूव्स टुगेदर। स्कैरसिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम साथ साथ चलते हैं, जहां जहां स्कैरसिटी वहां वहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, कंफर्म बात है। ठीक है। तीसरा, स्कैरसिटी इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो स्कैरसिटी इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कोई सी टाइप की इकोनॉमी हो, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी नेक्स्ट क्लास में, तब बताऊंगा कोई सी इकोनॉमी उन तीनों में से, चाहे फ्री इकोनॉमी, चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमी, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी, तीनों ही इकोनॉमी में स्कैरसिटी एग्जिस्ट करती है। दैट इज व्हाई आपके स्कैरसिटी को यूनिवर्सली एप्लीकेबल या परवेसिव बोला गया है। चलो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसके बारे में क्लियर होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।